ऑलराइट गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन पॉलिटी। डीपीएसपी पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स हमारी कंप्लीट हो गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, प्रीएम्बल हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, सो अब हम डीपीएसपी एक नेचुरल प्रोग्रेशन में डीपीएसपी, और कल हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, कल स्वरण सिंह कमेटी और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ट्राई करेंगे उसके साथ इंक्लूड करने का। ओके, और उसके बाद फिर दिस विल बी, जो भी क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक तक सिर्फ पॉलिटी चलेंगी। ओके, अक्टूबर 1 तक आपकी सिर्फ पॉलिटी की क्लासेस चलेगी। और उसके साथ साथ ये जो पॉलिटी की क्लासेस होंगी, दैट विल बी गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर डेली आंसर राइटिंग एज वेल। ओके, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती क्या है? ओके, वेयर दे आर लोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको क्यों दिया गया, व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड, उसके पीछे रखने का कोई रीजन हो सकता है, तो वो रीजन क्या था वो हम जानेंगे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर प्रेजेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कहाँ प्रेजेंट है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। हमने क्या पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज में, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? कैन एनीवन टेल मी? पार्ट 3 पे। ओके, ये ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स? ऑलराइट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट? दिस इट इज द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम विच इट केम इन द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से लिया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी है वो आर्टिकल 45 में आपको मिल जाएगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके पीछे का देखो रीजन क्या है, टेल यू समथिंग। उस समय का सिचुएशन समझो, 1947, 48, 49, सोशलिज्म, व्हाई सोशलिज्म, व्हाई इट वाज सो पॉपुलर। ओके, उसके पीछे का वन ऑफ द रीजन इज दैट कि आपने सुना है 1929 ग्रेट डिप्रेशन। 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना आप लोगों ने? यस। तो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, तो उसमें बेसिकली अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट था, अमेरिकन जो फ्री मार्केट था, अमेरिकन कैपिटलिज्म, उसके फेलियर को देखा जा रहा था। ओके, बहुत सारे लोग उस समय, ओके, दे वेर कॉल्ड फैबियन सोशलिस्ट। ओके, फैबियन सोशलिस्ट, एंड एक और प्रोफेसर था, एंड हुज नेम वाज हैरोल्ड लास्की। तो ये बेसिकली सोशलिस्ट प्रोफेसर थे। ओके, सोशलिस्ट प्रोफेसर थे फैबियन, और ये जो फैबियन सोशलिज्म का जो कंसेप्ट था, और जो लास्की सोशलिज्म का कंसेप्ट था। ऑल राइट, ठीक है। यार वो बाद में डिस्कस करते हैं, अभी लेट अस स्टिक टू डीपीएसपी। ओके, सो जो वो सारे लोग थे, उन्होंने काफी ज्यादा इसका प्रचार किया था। प्रचार इन द सेंस दैट दे ऑल ऑफ देम, लाइक दे वर लाइक कि भाई ये जो हुआ है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, इट शोज द फेलियर। ओके, इट शोज द फेलियर ऑफ द फ्री मार्केट सिस्टम। ये फ्री मार्केट सिस्टम का फेलियर है, ठीक है। और इसीलिए वी नीड सोशलिज्म, ताकि गवर्नमेंट जो है, ओके, उसका भी कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर आप मार्केट पे छोड़ दोगे, प्राइवेट एंटरप्राइज के, अगर आप ग्रीड पे छोड़ दोगे, तब क्या होगा? द प्राइवेट एंटरप्राइज इज गोइंग टू पुट द सिस्टम डाउन टू द ग्राउंड थ्रू इट्स ग्रीड। और वो बार बार एग्जांपल देते थे 1929 का। तो बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, पहले भी आपने पूछा था कि यार ये नेहरू जी ने सोशलिस्ट पॉलिसी क्यों अपनाया? वाई नॉट लाइक, वाई कांट वी बी लाइक साउथ कोरिया? साउथ कोरिया जैसा हम क्यों नहीं बन सकते थे? ताइवान जैसा क्यों नहीं बन सकते थे? ओके, सो उसका एक आंसर ये है दैट a lot of people, they were influenced by Lasky and the Fabian socialist. They were the Fabian socialist and they were Lasky के चेले। ओके, बेसिकली लास्की के डिसाइपल्स थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाके पढ़ के आए थे, और वहां पर लास्की ने इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ओके, और उनका ये इन्फ्लुएंस के चलते, ओके, दे थॉट कि जो 1929 है वो फिर से रिपीट ना हो जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि 1929 जो है वो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो उसके लिए, ओके, फॉर दैट दे सेड कि नहीं, कुछ ना कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट पॉलिसीज बहुत जरूरी है। और जो कांग्रेस के लीडर थे उस समय के, इवन द कम्युनिस्ट लीडर्स वगैरह, और जो बाकी के नॉर्मल लीडर्स भी थे, जो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी से थे, दे वेयर ऑल्सो वेरी वेरी मच इन द स्पेल ऑफ दीज पीपल। ये जो सोचना था, ओके, दैट कैपिटलिज्म इज इविल। ओके, कैपिटलिज्म इज इविल एंड सोशलिज्म इज नेसेसरी। ओके, तो जो नेसेसिटी थी सोशलिज्म की, वो इसमें डाला गया। ओके, अच्छी अच्छी बातें आप लिखना, ऐसा ये मत लिखना कि नेहरू जी लास्की के डिसाइपल थे तो ऐसा होगा। व्हाट आई हैव गिवन यू इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, दिस थिंग नोबडी विल टेल यू।
everybody will say, oh my god, socialism so good, move socialism this, move socialism that. But the original reason was कि सारे के सारे जो हैरोल्ड लास्की और जो फैबियन सोशलिस्ट थे, उन्होंने कैप्चर करके रखा था ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को। बहुत सारे हमारे जो लीडर्स थे वो जाके ब्रिटेन से अपना पढ़ाई करके आए थे, है ना। ऑलराइट, ये सब पढ़ाई करके आए थे, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड फैबियन सोशलिज्म, ओके, विल डिस्कस दैट। अभी के लिए यहाँ पर आप, it's not exactly the same, okay, there is similarities, because जैसे आप उसमें देखोगे फैबियन सोशलिज्म, you need to जैसे इकोनॉमिक्स भी है, तो इकोनॉमिक्स बाय इट्स नेचर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज एंड इकोनॉमिक्स, तो आपको वहां पर फ्री मार्केट ही दिखता है। लेकिन ये फैबियन सोशलिस्ट हैं, what they also say is that we need to introduce socialism in free market, economics as well. We need to introduce socialism in enterprising activities as well, okay, ठीक है। ये चीज था उस समय। सोवियत यूनियन का भी इन्फ्लुएंस काफी अच्छा था। अगर आप पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो 1920s में काफी ज्यादा लोग, इवन आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर वेंट टू मॉस्को, ओके। तो बड़ा ही एक यूनिक इवेंट था जो 1917 का रशियन रेवोल्यूशन था। बड़ा ही यूनिक उन सबके लिए इवेंट था, दैट ओके, दिस न्यू आइडियोलॉजी। उस समय हमें पता नहीं था कि क्या रायता फैला सकता है ये आइडियोलॉजी। उस समय नया आइडियोलॉजी था, वर्कर्स राइट, द वर्कर इज द वर्कर इज द लीडर, ओके, द वर्कर्स कलेक्टिव पावर, है ना। तो वो उस समय का जो ड्रॉ था, वो पता नहीं चला था उस समय व्हाट वाज हैपनिंग, ओके। एंड सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 1947 की बात कर रहा हूँ, जब हम आजाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय काम ही कर रहा था। तो उस समय का रशिया बहुत सीक्रेटिव था। तो बाहर जो लोग रहते थे, ओके, जो बाहर जो लोग रहते थे, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बाहर जो लोग रहते थे उनको पता नहीं था कि स्टालिन क्या कर रहा है गुलाग वगैरह के साथ, ओके। यूएसए वॉज दी वेरी ओपन कंट्री। यूएसए जो था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब जगह था, तो वहां की बुराइयां अभी हमें पता चलती थी। तो हमें क्या लगता था, ओ यूएसएसआर सो गुड, नथिंग इज बैड कमिंग आउट ऑफ देयर, और यूएस में तो थोड़ा अच्छा भी होता है, लेकिन बहुत चीज बुरी भी हो रही है। लेकिन इतना दिमाग हमने नहीं लगाया, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बैड आउट ऑफ यूएसएसआर बिकॉज इंफॉर्मेशन वॉज कंट्रोल्ड। और यूएसए में सारा इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा था, गुड एंड बैड। तो उसके चलते बहुत सारे लीडर्स एंड बहुत सारी कंट्रीज इसके स्पेल में आ गई थी। सो नाउ डोंट आस्क कि भाई सोशलिज्म क्यों उस समय डाला। अगर अगर बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम उस समय फ्री मार्केट हो जाते, तो तब हम आज के डेट में सुपर पावर होते। देखो, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम। उस समय का की जो परिस्थितियां हैं, उस समय का जो सिचुएशन है, दैट वाज वेरी डिफरेंट। नाउ आस्क योर सेल्फ, हैड पंडित नेहरू नोन अबाउट द काइंड ऑफ द इश्यूज दैट दिस सोशलिज्म वुड हैव क्रिएटेड। और इसके बाद भी एक और प्रॉब्लम है, डीपीएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, दैट हमें पता नहीं चला था सोशलिज्म वाज सो बैड बिटवीन दिस पीरियड। 1950s was a good period for India. 1950s was actually because the first two, if you guys remember, the first two uh, planning plans, okay, अगर आपको हैरोल्ड डोमार मॉडल मैंने पढ़ाया था ना, if you guys remember, so that was a success. We achieved very good percentage growth, है ना। We were very much into the growth stage. जो इसका ड्रॉबैक्स है वो हमें कब समझ में आने लगा, 1960s, लेट 1960s एंड इंटायर 70s एंड 80s, वहां पर हमें पता चला, ओके, वहां पर हमें पता चला दैट ओके, ये तो पूरा रायता फैला हुआ। एंड उसके बाद 71 के बाद इंदिरा गांधी वॉज शॉर्ट ऑफ एलाइज, इंदिरा गांधी वॉज शॉर्ट ऑफ एलाइज। तो उसने उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड ओके कोटोइंग टू यूएसएसआर। हमने फ्रेंडशिप पैक्ट साइन कर लिया 71 में यूएसएसआर के साथ, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पैक्ट। उसके चलते हम वी स्टार्टेड ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स द सोशलिस्ट मॉडल। तो एक समय आपको पता है, आई वाज वाचिंग दिस इनकम टैक्स स्लैब इंदिरा गांधी के समय का। तो उसमें अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो साल का, तो गेस करो व्हाट वाज द इनकम टैक्स रेट। द इनकम टैक्स रेट वाज 97%, ओके, 97 98% था। तो 97% पैसा, अगर 10 लाख रुपए कमाने की जरूरत करते हो, या 10 गलती से आपने 10 लाख रुपए कमा दिए, तो इसमें से 9,70,000 रुपए, ओके, या नौ इस टाइप से, तो वो ले जाएगी सरकार।
सो दिस वाज द काइंड ऑफ सोशलिज्म वी मॉर्फ्ड इनटू। हमारी स्टार्ट उतनी बुरी नहीं थी, ठीक है, लाइसेंस राज आया, लाइसेंस राज का जो मेन प्रॉब्लम था वो कहाँ फेस हमने किया, हमने 1970s में किया। ये आंसर था फॉर दोज हु वर आस्किंग व्हाई डिड वी गो विद द सोशलिस्ट मॉडल। अब आ जाओ मुद्दे की बात। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है? सो बेसिकली ये गाइडेंस है। ओके, ये क्या है? ये गाइडेंस है। ये गाइडेंस किसके लिए है? फॉर द लॉ मेकर्स। ये गाइडेंस किसके लिए है? फॉर द जुडिशियरी, फॉर द स्टेट, फॉर द एग्जीक्यूटिव, तीनों ऑर्गन्स के लिए है ये गाइडेंस। ओके, ओके, तो यहां पर गाइडेंस जो है ये बताता है कि ओके, द स्टेट शैल स्ट्राइव, द स्टेट शुड स्ट्राइव फॉर, ये एक चीज याद रखना, दैट दीज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। जो डीपीएसपी है ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल राइट्स की कैटेगरी में आता है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो सेइंग कि मुझे डीपीएसपी सरकार नहीं कर रही है। ओके, सरकार डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है, या सरकार इज नॉट, द गवर्नमेंट इज नॉट अप्लाइंग द डीपीएसपी प्रिंसिपल। उसके पीछे का रीजन बता सकते हो, व्हाई इट वाज पुट इन द कैटेगरी ऑफ नॉन जस्टिसिएबल राइट्स? उसके पीछे कुछ रीजन होगा ना, कुछ सोचा होगा। यस भाई। भाई उस टाइम हमारी गवर्नमेंट में मतलब इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, और डाइवर्सिटी, सोशल पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते तो क्रम्बल कर जाती गवर्नमेंट। बिल्कुल, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 1947 में जब हम देश आजाद हुआ था तो वी वर एट अ वेरी पेक्यूलियर पोजीशन। ओके, कुछ बेल्ट्स थे इंडिया में जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जैसे ओके, कानपुर टू कैलकाटा एक बेल्ट था, कानपुर टू कोलकाता बेल्ट, मुंबई के आसपास का जो बेल्ट था। तो सम बेल्ट्स वेयर देयर जहां पर प्रॉस्पेरिटी था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री वाज डर्ट पुअर। Okay, majority of the country was dirt poor, and it was a result of 200 years of systematic colonialism of India. ठीक है, तो उनको पता था, हमारे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, they knew that if, yeah, we are to make this, we are to make this thing justiciable, the courts are going to get burdened very bad. ओके, उन पे बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको नॉन जस्टिसिएबल बनाया, बट लेकिन हेफ्ट है। ओके, दिस contains heft if something is mentioned in the कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका एक हेफ्ट आ जाता है। ओके, भारीपन आ जाता है। यहां पर फाउंडिंग फादर्स ने क्या बोला? ओके, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। आई वाज एक बार वॉच कर रहा था एक समाजवादी पेंशन। ओके, समाजवादी पेंशन, तो उसमें क्या था कि 500 रुपए विडो औरतों को 500 रुपए सरकार देगी, यूपी की सरकार थी। ओके, उस समय आई थिंक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो समाजवादी पेंशन। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये 500 रुपए में क्या होगा? ओके, है ना, 500 रुपए में क्या होगा? तो देन दैट क्वेश्चन was there with me for a very long time until I went through this DPSP thing। डीपीएसपी जब मैंने पढ़ा और मुझे पता चला अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटी, तो स्टेट की कैपेसिटी, स्टेट जो एक्सचेकर है, जो स्टेट एक्सचेकर है उसकी कैपेसिटी 500 रुपए है, तो वो 500 रुपए देगी। तो दैट इज वन ऑफ द डीपीएसपी ओनली। जो ये समाजवादी पेंशन है, ये एक तरीके से डीपीएसपी जो इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन स्टेट की कैपेसिटी नहीं है कि 5,000 रुपए दे, तो वो 500 रुपए से स्टार्ट कर रहा है। तो ये डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ओके, एंड रिसोर्सेज की कमी है, तो वहां पर सरकार अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अगर 500 अभी दे रही है, उसके पहले 50 रुपए अगर रहती तो वो 50 रुपए देती। लेकिन अभी 500 दे रही है, हो सकता है कल को हम थोड़ा सा रिच हो जाए तो 1,000 रुपए दे, 2,000 रुपए दे। ठीक, सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? इकोनॉमिक आइडियल्स, दो टाइप का क्लासिफिकेशन। पहला है इकोनॉमिक आइडियल्स। इकोनॉमिक आइडियल्स बेसिकली क्या बोलता है कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस सोशलिज्म या सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक आइडियल्स। ओके, इन इकोनॉमिक आइडियल्स। ठीक है, इट ऑल्सो जो सेकेंड फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव्स है, उसमें इट कंटेन्स डायरेक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, which is intended to show in what manner
द स्टेट शुड एक्सरसाइज देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। मतलब बेसिकली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के फाउंडिंग फादर्स थे, ओके, दे वर टेलिंग द गवर्नमेंट, ओके, yes, I'm coming to that, I'm coming to that, wait a minute. यस, तो बेसिकली जो फाउंडिंग फादर्स थे वो बता रहे थे दैट कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, ओके, जो लेजिस्लेचर है हमारा और जो एग्जीक्यूटिव है उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, इन व्हाट मैनर दे शुड एक्सरसाइज देयर पावर्स, ओके, ठीक है। सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजन विच शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स लाइक द फंडामेंटल राइट्स आर, but which shall nevertheless be aimed at securing by regulation of its legislative and administrative policy। तो डीपीएसपी से क्या कर रहे हैं दोस्त? डीपीएसपी से हम रेगुलेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज को हम क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत में आपने जरूर पढ़ा होगा 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, एक हो गया गांधीयन, एक हो गया सोशलिस्ट, और एक हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना? यही आप पूछ रहे थे। दिस इज ऑल्सो अ फाइन क्लासिफिकेशन, ओके, बट दिस क्लासिफिकेशन जो ये वाला है, दिस इज डन बाय दुर्गा दास बासु, ओके, डीडी बसु साहब जो हैं उनके थ्रू ये दिया गया, ठीक। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। थ्रू द डीपीएसपी द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अधेयर टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। ये एक गलत बात है। अगर आप कहते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिस्ट है या सोशलिस्ट है, ये गलत बात है। वाई? बिकॉज हम किसी एक आइडियोलॉजी का सहारा नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, दैट जो एक्सेस ग्रीड है प्राइवेट एंटरप्राइज का, ओके, एक्सेस ग्रीड है प्राइवेट एंटरप्राइज का, उसको हम कम कर रहे हैं थ्रू सोशल कंट्रोल एंड वेलफेयर मेजर। ऑलराइट, एक और अच्छी बात है, देखो, व्हेन यू आर सेइंग कि हमने सोशलिज्म ही ऑप्ट क्यों किया, सोशलिज्म हम ऑप्ट क्यों किया, तो उस समय पता है बहुत ही हॉरिफिक एग्जांपल्स थे विच ड्रोव अस टुवर्ड सोशलिज्म। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो कैपिटलिज्म के बैड साइड का? कैपिटलिज्म के बैड साइड का एग्जांपल है बनाना रिपब्लिक। सुना है आपने? व्हाट डज बनाना रिपब्लिक मीन्स? सो बनाना रिपब्लिक मैंने क्लास में भी बताया है दैट इन द इनिशियल ईयर्स, मतलब 1920s 1930s, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे उसमें बनाना प्लांटेशन, ओके, बनाना प्लांटेशंस बहुत बड़े बड़े थे विच वर ओन्ड बाय अमेरिकन कंपनीज। और उनको नेशनलाइज करने की जब क्योंकि बनाना बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ओके, बनाना यूज टू कम फ्रॉम क्यूबा, इट यूज टू कम फ्रॉम ग्वाटेमाला, निकारगुआ, ओके, और जो भी कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह थे वहां पर भी बनाना ग्रोइंग का बहुत अच्छा क्लाइमेट था, तो अमेरिकन एंटरप्राइजेस वहां पर इन्वेस्टेड थी। तो वो करते क्या थे? अपना पैसा खिला खिला के वहां के लीडर्स चेंज करते थे। किसी कर्नल को पकड़ लिया आर्मी के और उसको बोला कि तुम अपने प्रेसिडेंट को जाके असैसिनेट कर दो, ये लो पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओके, बिकॉज दिस प्रेसिडेंट इज सेइंग कि ये जो बनाना वाला है प्लांटेशन, उसको वो कवर कर लेगा। तो ये बैड एग्जांपल्स थे, ओके। व्हेन यू आस्क कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोटेक्शन करने के लिए हो सकता है कि अगर हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर जाते, इफ यू वुड हैव मूव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, 100% फ्री मार्केट एंटरप्राइज, तो हो सकता है कि हम कोको कोला रिपब्लिक बन जाते। ओके, वी कुड हैव बिकम, हमने ओपन अप कब किया? 1991 में ओपन अप किया, वी ओपन अप इन 1991, है ना? तो ये 40 साल ऐसे लगा लो कि वी वेर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, ओके। हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रहे थे, हम एक मेच्योर डेमोक्रेसी बन रहे थे, ओके। हम अपनी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे ताकि विथस्टैंड कर पाए। जब 1947 में इंडिया एक बहुत ही ज्यादा इन्फैंट रिपब्लिक था, सब चीज हैफजार्ड था, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं बने थे, ओके, नए नए लोग आ रहे थे इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए। हो सकता है वी कुड हैव बिकम या पार्ले जी रिपब्लिक, हो सकता है टाटा रिपब्लिक, हो सकता है कि वी कुड हैव बिकम बिरला रिपब्लिक, ओके, इस टाइप से आप बन जाते कुछ, ठीक है। सो एक्सेस ग्रीड से बचाने के लिए देखो, कैपिटलिज्म इज ऑलवेज ड्रिवन बाय ह्यूमन ग्रीड, ओके, कैपिटलिज्म इज ऑलवेज ड्रिवन बाय ह्यूमन ग्रीड। लेकिन एक चीज और है कि ह्यूमन ग्रीड इज नेवर, नॉट ऑलवेज बैड, इट मे बी बैड इन सर्टेन circumstances, लेकिन ह्यूमन ग्रीड pushes people to do better, okay, it pushes people to do better। अब यहां पर एक और फीचर क्या है? नॉन जस्टिसिएबिलिटी का।
नॉन जस्टिसिएबिलिटी का फीचर क्या है? सो दीज डायरेक्टिव्स आर नॉट एन्फोर्सेबल, कोर्ट आप नहीं जा सकते हो, डीपीएसपी को एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। एंड यू कैन नॉट क्रिएट, ओके, किसी इंडिविजुअल के फेवर में कोई भी जस्टिसिएबल राइट्स क्रिएट नहीं करा सकते हो ये कह के कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो कोर्ट, माय लॉर्ड, आप जाके इसको डायरेक्शंस दें टू द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर टू इम्प्लीमेंट। ओके, in other words, the courts are not competent to compel the government. Okay, yes, you are right in that sense कि जो जमींदारी है, okay, जमींदारी system is a bad example of capitalism. Okay, it's not a capitalism, it's actually feudalism. You know, it's in the same basket. Okay, it is more or less in the same basket, है ना, feudalism है, yes. So it's like capitalism gone bad. जो जमींदारी सिस्टम का अगर आप देखोगे तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाला, इफ यू विल रीड, इफ यू आर गोइंग टू रीड परमानेंट सेटलमेंट, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इंटेंडेड क्या था और हुआ क्या। इट इज टोटली डिफरेंट। वो सोचे, देखो कैपिटलिज्म कैसे है, बिकॉज द ब्रिटिशर्स थॉट कि जमींदारी अगर सिस्टम में बनाऊंगे तो जमींदार इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द लैंड। Okay, he was going to increase the productivity, he is going to increase the skills. What he did, the zamindar, he started oppressing the peasants only कि और दो, okay, rather than increasing the productivity, जो productivity थी वो भी नीचे चली गई। इसीलिए तो महलवारी और जो आपका रियोतवारी सिस्टम आया, ताकि जमींदार से काम नहीं चल रहा था, है ना। यस, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कह सकते हो आप, which resulted in famine. Very good. Okay, नाउ व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी? डीपीएसपी करने का मतलब क्या है, क्यों? सो देखो, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, दिस इज गिवन। ठीक है, ये एक इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, येट जो ये प्रिंसिपल्स है, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी प्रिंसिपल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो इट शैल, ये बोलता भी आर्टिकल 37 की ये ड्यूटी होगी स्टेट की, इट शुड बी दी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग। यस, एक तरीके से लाइट हाउस का काम कर रहा है। लाइट हाउस क्या करता है? गाइड करता है शिप्स को। उसी तरीके से जो आपका डीपीएसपी है, दैट इज ऑल्सो गाइडिंग द स्टेट, ओके, दैट ओके यू शुड लिसन टू दीज थिंग्स एंड दीज डीपीएसपी, दिस इज टाइमलेस माय फ्रेंड। विमेन राइट्स, पंचायती राज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। आज भी आज ये एक आंसर दो मुझे को, मेरे को, कि ये जो डीपीएसपी मैंने अभी आपको बताया, क्या ये आज रेलेवेंट है 2023 में, 2023 में, 21st सेंचुरी में रेलेवेंट है? द आंसर इज यस। सो दीज आर टाइमलेस। इनका सैंक्शन नहीं होगा तो किसका सैंक्शन होगा? ओके, सर्व्स एज अ लाइट हाउस, अभी भी बताते हैं, ओके, अभी भी बताते हैं, जो 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इट्स अ लाइक इट्स अ वन ऑफ द डायरेक्टिव्स दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर पीपल। डीपीएसपी कह क्या रहा है? गवर्नमेंट को टेक केयर करना है ना। यस, यू कैन चेंज डीपीएसपी, डीपीएसपी को आप अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल। हुआ भी है दोस्त, हुआ भी है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अभी हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे, वी विल नो। सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी इज पॉलिटिकल। अब ये किसने कहा? ओके, देयर वाज अ पर्सन, आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये जो डीपीएसपी है, ये इसका सैंक्शन पॉलिटिकल है, एंड इट सर्व्स एज अ पोटेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द ऑपोजिशन, एंड गवर्नमेंट ऑफ द डे वुड हैव टू आंसर द पब्लिक अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेगी। ओके, सो पॉलिटिकल नेचर है, एक तरीके से गवर्नमेंट को टोज पे आप, ऑलराइट, गवर्नमेंट को आप टोज पे रख सकते हो इसके थ्रू। देन देर इज जेंटलमैन कॉल सर बी एन राव। ओके, तो ये मैंने क्यों किया है यहाँ पर आपको स्पेशली, मैंने ये इनका नाम दिया है बिकॉज ये आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। when you will include names, apart from डॉक्टर अंबेडकर जी का तो नाम लिखो ही जरूर से, सब जगह आप मेंशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा है। स्पेशली अगर आप नेशनल इमरजेंसी प्रिंसिपल्स देखोगे, ये जो ये वाला है प्रेसिडेंट्स रूल का देखोगे, तो वहां पर भी अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, प्रियम्बल में भी अच्छी अच्छी बातें कही है। लेकिन उनके अलावा अगर आप नाम याद रखोगे, जैसे सर बी एन राव, ओके, जैसे के एम पनिकर हो गया, उसके बाद आप लगा लो आइवोर जेनिंग्स, है ना, एंड देन देयर वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने क्या क्या कहा है ऑन सर्टेन टॉपिक्स, ओके, सर्टेन टॉपिक्स, उनका क्या मानना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें आप लिखोगे तो दिस विल गिव अ पर्सनल टच योर जीएस टू आंसर्स, ओके, एंड द एग्जामिनर इज गोइंग टू अप्रिशिएट इट। याद मत करो कि डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग, कि मतलब अभी मैं पूछ दूं कि अच्छा डीपीएसपी पे 4 लोगों ने क्या कहा तो बताओ, नहीं।
लेकिन मेंस के नोट्स में तो होना चाहिए, इट शुड बी देयर इन योर मेंस नोट्स, कि जब मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम बचता है आपको, वहां पर आप रिवाइज कर रहे हो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो एटलीस्ट वहां पर रट के चले जाओ, लिख दो वहां पर और फिर भूल जाओ, है ना? इतना तो कर सकते हो। तो यहाँ पर सर BN राव हैव डिक्लेयर्ड द DPSP टू हैव एन एजुकेटिव वैल्यू। एजुकेटिव वैल्यू दो लोगों के लिए, किन किन के लिए? एजुकेटिव वैल्यू स्टेट के लिए भी है, स्टेट को एजुकेट कर रहा है व्हाट शुड बी डन, और एजुकेटिव वैल्यू पीपल के लिए है, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। एजुकेटिव वैल्यू सर BN राव ने बोला है, तो ये दोनों के लिए, इट इज फॉर द पीपल, व्हाट शुड द पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द स्टेट एज वेल, दैट व्हाट शुड यू डू फॉर द पीपल। ओके, सो ये एजुकेटिव वैल्यू है। एंड देन एक KM पनिकर साहब थे, ओके, ही वाज अ डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिकल थियोरिस्ट। सो ही सेड कि DPSP इज द रिमाइंडर टू द अथॉरिटीज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का एक रिमाइंडर है, दैट आपको इकोनॉमिक सिस्टम में सोशलिज्म डालना है, और उसके साथ साथ यू हैव टू इंट्रोड्यूस सोशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर योर पीपल, है ना? उसके बाद भी अगर आप देखो, तो हमसे ज्यादा सोशलिस्ट कंट्री कौन है पता है? हमसे ज्यादा सोशलिस्ट फ्रांस है, हमसे ज्यादा सोशलिस्ट जर्मनी है, हमसे ज्यादा सोशलिस्ट नीदरलैंड्स है, हमसे ज्यादा सोशलिस्ट डेनमार्क है, हमसे ज्यादा सोशलिस्ट इंग्लैंड है। ओके, यूरोप इज मोर सोशलिस्ट देन अस। वी आर अ स्ट्राइविंग कंट्री, ओके, वी आर एस्पिरेशनल कि हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, वी नीड टू अचीव सोशलिज्म। लेकिन हमसे ज्यादा सोशलिस्ट ऑलरेडी, ओके, यूरोप है। ओके, उसके उसका स्टैंडर्ड्स भी है ना? कैपेसिटी में बेसिकली यस, कैपेसिटी कम है हमारी, रिसोर्सेज कम है, बट वी आर स्ट्राइविंग टूवर्ड्स इट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर व्हाट, वी आर स्ट्राइविंग, ठीक है? नाउ लेट अस कम टू द डायरेक्टिव बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। मैंने तीन पार्ट आपको बताया था लक्ष्मीकांत के बेसिस पे, या अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी अगर आप देखोगे तो DPSP पे जनरली लोग तीन ही को बोलते हैं। एक हो गया आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स, एक हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, और एक क्या हो गया? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? लेट अस कवर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, so Article 38, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice. ये कहीं और पढ़ा है क्या आपने? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यस, प्रियम्बल में आपने पढ़ा है, गुड। एंड बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इनकम कैसे 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 मिनिमाइज करेगा? इनइक्वालिटी स्टेट कुछ करता है क्या जिससे इनकम का इनइक्वालिटी मिनिमाइज होता है? टैक्सेशन नहीं है, टैक्सेशन इज अ इनकम्प्लीट आंसर। द आंसर इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हमारा जो इनकम टैक्स नेट है, या इनकम टैक्स जो हमारा, अगर आप देखोगे तो वो क्या है कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स दोगे, है ना? और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इज इट ऑल्सो प्रोग्रेसिव? इज इट ऑल्सो प्रोग्रेसिव? द आंसर इज नो, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव। ओके, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैं 10 रुपए का चिप्स खरीदूं और कोई गरीब लेबर 10 रुपए का चिप्स खरीदे, वी बोथ आर पेइंग द सेम टैक्स। ओके, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेबर है तो वो 7 रुपए का चिप्स हो जाएगा उसके लिए, द चिप्स विल बी रिमेनिंग द सेम। ओके, तो ये भी एक तरीका है। ओके, ये भी एक तरीका है, बिकॉज आप देखोगे दूसरे कंट्रीज में MRP का कंसेप्ट नहीं है। ओके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कंसेप्ट, इट इज इन वेरी फ्यू कंट्रीज। ओके, जैसे इंडिया है। ओके, तो इंडिया में है ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन उसके उसके लिए अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज में, तो MRP डिफरेंट है, तो MRP डिफरेंट है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव मॉडल। दैट इज ऑल्सो इन अ परफेक्ट कंट्री दैट बिकम्स अ प्रोग्रेसिव मॉडल। वाई? बिकॉज जो रिच है वो ज्यादा 60 60 डॉलर का चीज खरीदेंगे इन 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 अ बिग सुपर मार्केट, और जो गरीब है, ओके, गरीब जो है वो 3 डॉलर का सेम चीज खरीदेंगे इन अ मे बी इन अ बल्क, जैसे टारगेट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इस तरीके से जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं। ओके, तो वहां पर कम प्राइस पे मिलता है, तो लेबर क्लास वहीं से खरीदता है, तो उनको फायदा हो जाता है। दे डोंट पे द सेम प्राइस एज द रिच। जो रिच कहाँ शॉपिंग करते हैं? रिच शॉप एट, ओके, अमेजोन वगैरह के स्टोर पे, क्या नाम है उसका, एक अमेजोन ने अक्वायर किया था, बड़ा फेमस स्टोर है, वहां पर हर चीज महंगी मिलती है। ओके, बहुत हर चीजें महंगी मिलती हैं। तो लेकिन MRP का कंसेप्ट नहीं है, तो क्या होता है वहां पर कि अगर हाई एंड स्टोर जहां पर रिच शॉपिंग करते हैं, वहां पर पीपल पे दैट प्राइस। और यहाँ पर उल्टा है, एक्चुअली उल्टा है। यहाँ जो रिच सुपर मार्केट्स है, बड़े बड़े सुपर मार्केट्स है, जहाँ जो एक्सेसिबल नहीं है पुअर लोग के लिए, वहां पर आपको बेटर डील्स मिल जाती हैं।
एंड एक्चुअली द पुअर पे मोर फॉर देयर ग्रोसरीज। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वी आर अ स्ट्राइविंग कंट्री, हर चीज हम देख रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 38 में ये कहा गया है इनकम, ओके, इनकम के लिए तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज वन ऑफ दैट। स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, कैसे अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस आप बोल सकते हो, इज वन ऑफ द, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, इज वन ऑफ द मैटर। ठीक है, सोशल, ओके, सोशल जस्टिस कैसे रिजर्वेशन है हमारे पास। देन आर्टिकल 39 अगर आप देखो, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। Ownership and control of material resources shall be organized in a manner to serve the common good. ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है जमींदारी का abolition, लैंड जो लिमिट एक्ट है, जो लैंड सीलिंग लिमिट एक्ट है उस पे, ठीक है, ऑलरेडी ये हो चुका है। कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हैज बीन, ओके, ट्राई किया गया है देने के लिए, ओके, ट्राई किया गया। Reservation in private sector can be implemented. Reservation in private sector can be implemented. It is very much constitutional. Okay, it is very much constitutional. इस धोखे में मत रहना कि कोर्ट में रुक जाएगी। Okay, we you will get the PDF. Okay, don't worry. PDF is uploaded just after the class or within 24 hours. The state shall avoid concentration of wealth in a few hand. बिल्कुल ऐसा होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देख लो। ओके, और क्या देख लो, आप अगर देखोगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट स्कूल इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट स्कूल इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। अगर सरकार चाहे तो क्वालिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल देके जो पुअर पॉपुलेशन पुअर पॉपुलेशन का एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा बचा सकती है ना। तो सो उसमें क्या होता है दैट द रिच विल गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड स्पेंड 5 लाख रुपीज, एंड द पुअर विल स्पेंड नथिंग। ओके, थोड़ा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा धक्के खाने पड़ेंगे, बट यू नो दैट इज अ प्राइस दैट यू कैन पे फॉर यू नो हैविंग सेव्ड 5 लाख रुपीज, है ना। तो एक तरीके से यू आर अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना, यू आर अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थ्रू दिस हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स ऑल्सो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल आप जा सकते हो लेबर कोर्ट में। अगर मैं सपोज आई स्टार्ट हायरिंग पीपल फॉर अ कंपनी, और मैं किसी लेडी को बोलूं कि तुमको 76,000 रुपीज में रख रहा हूँ, और किसी जेंटलमैन को बोलूं कि आपको 1 लाख रुपए सेम जॉब के लिए दूंगा, यू कैन सू मी इन लेबर कोर्ट। आप मुझे लेबर कोर्ट में बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आपके साथ, बिल्कुल। ओके, तो बहुत सारे लॉज हैं, ओके, बहुत सारे लॉज हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, मिनिमम वेज एक तरीके से, हाँ, मिनिमम वेज टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये कह सकते हो। 15,000 रुपए इन सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली वगैरह में 15,000 रुपए इज द मिनिमम वेज। तो आप 15,000 रुपए से नीचे नहीं दोगे। तो बहुत सारे लोग अनऑफिशियली देते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अगर आप यूपीआई कर रहे हो, बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, चेक से अगर काट रहे हो, तो उसमें 15,000 रुपए से नीचे आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज दैट विल बी वायलेशन ऑफ द लेबर एक्ट। ओके, लेबर कोड जो भी है उसको वायलेशन करेगा। तो ये जो लॉज है ये क्या कर रही है, डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऑल दीज लॉज आर बेसिकली इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी, द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। ओके, अभी जो लेबर कोड आपने देखा 2020 वाला, उसमें आपने देखा कि अगर लेडीज जाएंगी रात को काम करने के लिए, कोई नाइट शिफ्ट कर रही है लेडीज, तो सर्टेन प्रोविजंस होगा। कोई अगर हजार्डस फैक्ट्री है तो वहां पर ओपन वेंटिलेशन, वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर, ओके, जो फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल रहना चाहिए। तो ये सब है क्या, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर। जो छापे पड़ते हैं शिवकाशी वगैरह में, जो वहां का जो व्हाट इज दैट फायर इंडस्ट्री है, वहां पर क्यों पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक फ्यूम्स इनहेल करते हैं हेल्थ वर्कर्स। और उसके साथ साथ उसमें आर्टिकल 24 का भी वायलेशन है, जो चाइल्ड लेबर वाला, उसका भी वायलेशन है। आर्टिकल 23 का भी, बॉन्डेड लेबर का भी वायलेशन। तो एक तरीके से देख रहे हो, वट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, वट एवर दी गवर्नमेंट इज डूइंग, वो एक फ्यूजन है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड बिटवीन दिस डीपीएसपी। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डीपीएसपी साइलोज में, ओके, डीपीएसपी साइलोज में काम कर रहा है या फंडामेंटल राइट साइलोज में काम कर रहा है। वेन एवर द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विथ सर्टेन न्यू यू नो पॉलिसीज, ओके, या सर्टेन न्यू स्कीम्स, तो वो देख के चल रही है कि अच्छा मैं डीपीएसपी को भी साइड में रखता हूँ और फंडामेंटल राइट्स को भी साइड में रखता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है, चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, तो जो बीच में अभी आया था
जुवेनाइल वाला जो जितना भी कोड्स हैं कि जुवेनाइल काम नहीं करेंगे 14 साल से ओके ऊपर के बच्चे यहाँ पर नहीं काम कर सकते, हजार्डस इंडस्ट्री 14 साल से नीचे के बच्चे हजार्डस इंडस्ट्री में नहीं काम कर सकते हैं, उनको पढ़ने देना चाहिए। ओके, द स्टेट क्या करती है, जो आरटीई है, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज दैट इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। आर्टिकल 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये मिलता है ना, बेरोजगार भत्ता जिसको बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ वगैरह में आई थिंक दे हैव प्रॉमिस्ड 3,000 रुपए टू एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन, कर्नाटक में भी दे हैव प्रॉमिस्ड, है ना। यस, मनरेगा एक तरीके से है, गुड, मनरेगा इज ठीक है। देन ओल्ड एज, जो विडो वाला जो स्कीम है इनका, विडो कब होती है, मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं वो विडो होती है ओल्ड एज में। ओके, देर आर सम अनफॉर्चुनेट केसेस जहां पर यंग विडोज भी होती है, लेकिन जब विडोज के लिए स्कीम रहता है तो वो किसके लिए क्यों रहता है, ताकि ओल्ड एज वाली विडोज को वो ज्यादा टारगेट करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज आप देखोगे विडोज को तो वृंदावन वगैरह में छोड़ के भाग जाते हैं, मथुरा में छोड़ के भाग जाते हैं, और ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ के भाग जाते हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे तो वल्नरेबल दोनों है, द ओल्ड वुमेन इज वल्नरेबल, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ओल्ड वुमेन इज मोर वल्नरेबल, बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत जिसको बोलते हैं, दैट हैपेंस। ओके, आर्टिकल 43 पे आ जाओ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो आपको पता है ना मैटरनिटी एक्ट, जिसमें विमेन कैन टेक मैटरनिटी लीव और उनका जॉब नहीं जाएगा, ओके, लॉफुली मैटरनिटी लीव ले सकती है। उसके साथ साथ क्रेच की फैसिलिटी वगैरह भी, ताकि जो विमेन वर्क कर रही हैं, ओके, वर्किंग वर्किंग वुमेन है, वो अपने बच्चों को वर्क पे ही ध्यान दे सके। ओके, और अनलिमिटेड उनको मिलने देना चाहिए, है ना। ठीक है, अपने बच्चों से उनको एक्सेस पूरे टाइम, 8 घंटे में पूरे टाइम दे शुड बी एबल टू एक्सेस। आई थिंक माई यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी दैट आई यूज्ड टू स्टडी इन, इट हैड अ वेरी बिग बिल्डिंग जिसमें क्रेच था, तो सारी सुबह में जब हम आते थे 7-8 बजे, तो सारी लेडी प्रोफेसर्स जो थी दे यूज्ड टू कम विद देयर टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे थे, एंड उनको उस बिल्डिंग में जाके दे देती थी। एंड ड्यूरिंग आफ्टर क्लासेस, जैसे एक क्लास खत्म हुआ, सो दे यूज्ड टू गो एंड चेक अपॉन देम, खाना वाना करा देती थी उनका। सो दैट वाज एक्चुअली अ गुड, वेरी गुड मूव। तो ये क्यों है, बिकॉज इट इज लीगली मैंडेटेड। ओके, आप लीगली मैंडेटेड है दैट अगर आपका 50 एम्प्लॉय या 70 एम्प्लॉय या वट एवर द कंडीशन इज, उससे ऊपर एम्प्लॉयज हैं, तो आपको एक क्रच खोलना पड़ेगा, एंड उस क्रच में अच्छे स्टैंडर्ड्स देने पड़ेंगे, और उस क्रच में ओके यू हैव टू गिव ट्रेन्ड वर्कर्स, नहीं तो ये वायलेशन होगा एंड यू कुड बी पीनलाइज्ड। तो ये है क्या, दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी। Article 43, the state shall endeavor to secure to all workers a living wage and decent standard of life। इसमें क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल मनरेगा, इसमें क्या आ जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज गारंटी एक्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। यस, एमटीपी एक्ट कह सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। नहीं यार, अरे यूनिवर्सिटी एमिटी नोएडा, नोएडा नोएडा का स्टूडेंट, एमिटी का स्टूडेंट हो, अब्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया में ही। ओके, इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज लाइक इंडिया का ही रूल है, ओके, इंडिया का ही रूल है, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो। नहीं, अमीर ज्यादा नहीं, आई आई वॉज इनरोल्ड इन अ वेरी गरीब वाला कोर्स, ओके। तो बायोटेक पे बहुत कम पैसे लगते थे उसको कॉलेज में। आर्टिकल 43A, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये क्या है दोस्त, यूनियन बाजी, जिसको यूनियन गिरी जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो ऐसा क्या था, देखो ओके, इनिशियली प्रॉब्लमेटिक था। ओके, इनिशियली प्रॉब्लमेटिक था, क्यों, बिकॉज आपने सुना होगा कि मारुति का जो प्लांट है मनेसर में, वहां जाके उन्होंने मैनेजर को ही आग लगा दी थी। तो यूनियन वाज बिकमिंग अ प्रॉब्लम। तो आजकल क्या हो रहा है कि हम रिवर्स में जा रहे हैं। आर्टिकल 43A एक्चुअली, ओके, आर्टिकल 43A एक्चुअली एक ऐसा आर्टिकल है जिसके हम रिवर्स में जा रहे हैं। ओके, उसमें है क्या बेसिकली दैट, अभी जो आप लेबर कोड्स वगैरह देखोगे तो वहां पर हायर एंड फायर का जो आजादी है बिजनेसेस को दे रहे हैं। ओके, हायर एंड फायर का, एक मिनट। ओके, सो वी आर एक्चुअली गोइंग बैक, है ना। ये जो आर्टिकल 43A में है, तो अगर आप पढ़ोगे अभी लेबर कोड्स पढ़ोगे, तो हम हायर एंड फायर करने का, बिकॉज अगर आप देखोगे एक वेंस्ट्रॉम करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आईफोन आईफोन बनाया जा रहा था। ओके, वेंस्ट्रॉम वाज मेकिंग आईफोन्स फॉर एप्पल्स। ओके, यहाँ वेंस्ट्रॉम इज एन इंडियन कंपनी,
जो कि सॉरी, इंडिया में एक फैक्ट्री लगाई थी वेंस्ट्रॉम नाम की कंपनी ने, और उसको जाके उन्होंने क्या किया था, हाँ विस्ट्रॉन या वेंस्ट्रॉम करके कंपनी थी, उसको जाके वर्कर्स ने क्या किया था, यूनियन बना के जाके सैक कर दिया था। एंड द इंटायर फैसिलिटी, 200 करोड़ का नुकसान हुआ था उनको। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनियन के साथ भी एक इशू है दैट ओके, यूनियन आप कह रहे हो, है ना, यूनियन आप, यस इन कर्नाटका, तो यूनियन आप कह रहे हो दैट ओके यू नीड टू मेक यूनियन, यू नीड टू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, तो हमने पार्टिसिपेट करवाया, वर्कर्स को पार्टिसिपेशन करवाया। लेकिन अगर 1970s 80s का मूवी देखोगे अमिताभ बच्चन वगैरह का, तो वहां पर यूनियन बाजी, ओके, इट्स अ सेंट्रल थीम दैट यूनियन वर्कर है ना, यूनियन वर्कर है, एंड ये है वो है, एंड यू नो दिस देयर इज अ वेरी पावरफुल यूनियन गाय, और वो पिटवा देता है किसी को भी। तो ये चीजें बहुत हुई थी, ओके, ये चीजें बहुत हुई थी, यूनियन जो है उसके वजह से बिजनेसेस छोड़ के जा रही थी। 70s 80s में काफी सारी बिजनेसेस आई। मारुति के प्लांट में तो एक सीनियर मैनेजर को आग लगा दिया था जिंदा, और कुछ हुआ भी नहीं ज्यादा, क्योंकि 29-30 पीपल वेर चार्ज शीटेड, अभी तक केस चल रहा है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि यूनियन बाजी खत्म करना है, ओके, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द डीपीएसपी जिसपे हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, rather than ensuring more participation of workers, now we are giving businesses, all right, more participation, and this thing 43A जो है, ये बहुत ही सोवियत इन्फ्लुएंस्ड है। 43 अगर ए देखोगे तो अमेंडमेंट के बाद इसको घुसाया गया है यहाँ पर। तो दिस इज वेरी सोवियत इन्फ्लुएंस्ड। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि 71 के बाद इंदिरा गांधी वाज वेरी आइसोलेटेड, ओके, जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो डेड अगेंस्ट था पाकिस्तान की, हमने अच्छी बैंड बजाई थी, तो उसके वजह से जो उनका एक मेजर नॉन नेटो एलाई था वो खत्म ही हो गया, आधा खत्म हो गया था। तो उसके चक्कर में बहुत सारा हम पे डिप्लोमेटिक प्रेशर था, तो इंदिरा गांधी हैड हैड नो ऑप्शन बट टू फॉल इनटू द आर्म्स ऑफ यूएसएसआर। उसके चलते ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस होने लगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड स्ट्राइव, ओके, स्ट्राइविंग टूवर्ड्स इट, ऑलराइट। syndicate socialism, basically yes, you can say it's a form of syndicate socialism, okay, not exactly syndicate socialism। syndicate होता क्या है, group of people जो you know who are controlling everything, okay। तो सिंडिकेट है ये, यस, क्योंकि कोनाइवेंस में चलता था, यूनियन लीडर और बिजनेसमैन के कोनाइवेंस में चलता था कि ओके, यूनियन लीडर को कुछ पैसा दे देते थे, तो ना यूनियन लीडर इंटरेस्टेड था वर्कर के राइट्स को की बातें करने में, क्या करता था, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए लेके अपना मुंह बंद रखता था, या पॉलिटिक्स करता था 2 नंबर की, ओके। सो बहुत सारे फॉर्मर यूनियन लीडर आज मंत्री बैठे हैं, आपको पता है, बहुत सारे एमएलएज एंड एमपीज, दे वेर फॉर्मर ट्रेड यूनियन लीडर्स, ओके। बीजेपी का भी यूनियन लीडरशिप होता है, एनसीपी, रीजनल पार्टी, जेडीयू, इन सबका ट्रेड यूनियन होता है, ओके, अफिलिएशन होता है, ठीक है। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये जो आयुष्मान भारत योजना है, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल, आयुष्मान भारत योजना। देन मिड डे मील स्कीम, ये सारी स्कीम्स वगैरह ये इसमें आ जाती है। डायरेक्टिव बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल कर लिया, अब गांधीयन प्रिंसिपल देखते हैं। आर्टिकल 42, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ओके। और क्या है, पैसा सुना है आपने, पैसा, पं, पंचायती राज का जो एक्सटेंशन था शेड्यूल्ड एरिया में 1996, ओके। आर्टिकल 43, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, तो आपने ये सुना है सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, सिल्क बोर्ड हो गया। एक है आपका, ये भी होता है खादी, खादी केवीआईसी, ओके, ये स्क्वायर बोर्ड हो गया, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं। आर्टिकल 43 बी, जहां पर भी ए बी लिखा रहता है, एक चीज बता देता हूँ जो नए हैं और हुआ जस्ट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, तो जहां पर भी ए या बी लिखा रहता है यहाँ पर, ओके, ए बी, तो ये क्या होता है, ये अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। जैसे आर्टिकल 43 है, यहाँ पर ए बी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट था। आर्टिकल 43 बी जो है, इसका मतलब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, इसको इंसर्ट किया गया। ये क्या है, प्रोमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, बहुत रिसेंट ये अमेंडमेंट है। कोऑपरेटिव मिनिस्टर, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोई बता सकता है, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स हमारे कौन है? अमित शाह, वेरी गुड, ओके। अमित शाह जी हैज बीन अलॉटेड, ओके, दो पोर्टफोलियो उनको दिया गया था, एक है आपका दिस थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, व्हाई, बिकॉज कोऑपरेटिव से ही रूरल जो इनकम है, रूरल इनकम का स्टैग्नेशन है वो खत्म हो सकता है।
तो इसके लिए भी बहुत काम किया गया। अमूल वगैरह का एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया। ओके, अमूल इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सुधा हो गया, मदर डेयरी वगैरह भी ये कोऑपरेटिव मॉडल पे ही काम करता है। आर्टिकल 46, दूध बेसिकली हमारे कंट्री में कोऑपरेटिव मॉडल पे ही काम करता है। ओके, आर्टिकल 46, state shall promote educational and economic interest of the weaker section of the people, particularly that of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section, जिसमें आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आ जाता है। तो इसमें क्या करना है, एजुकेशनल, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है ही, आईआईटी वगैरह में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें। इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहां पर भी है हाउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है एग्जेम्पशन ऑफ फीस। एग्जेम्पशन ऑफ फीस कैसे, अगर आप जाओगे तो एससी एसटी स्टूडेंट्स को आईआईटी वगैरह में फीस नहीं देनी पड़ती है, उल्टा उनको फीस मिलती है, 15-20 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यू एस बोल रहा हूँ, एससी एसटी जो है वो यूपीएससी का भी फॉर्म नहीं भरते, एग्जामिनेशन जो भी होता है उनका उसका फॉर्म में दे डोंट हैव टू पे द फीस। तो एक एग्जेम्पशन हो गया। दूसरा क्या है, प्रमोशन। अब प्रमोशन कैसे, प्रमोशन थ्रू स्कीम्स। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं। स्टैंड अप इंडिया सुना आपने, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया में भी बेसिकली दे आर टारगेटिंग हु, दे आर टारगेटिंग एससी एसटी एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, यस, मुद्रा लोन वगैरह में उनको वगैरह में देता है। ठीक है, मुद्रा लोन में क्या है, दैट ओके, एससी एसटी जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस वगैरह देते हैं। देन बहुत सारे स्टेट्स में, ओके, रायतू बंधु स्कीम आपने सुना है, रायतू बंधु स्कीम वगैरह, इस टाइप के कुछ समथिंग बंधु स्कीम है तेलंगाना का। उसमें क्या है कि द पीपल आर टोल्ड, एससी एसटी पीपल, दे आर टोल्ड कि यू कैन मेक वन टाइम परचेज ऑफ एनी थिंग दैट विल बेनिफिट योर बिजनेस। दैट केम इन इंडियन एक्सप्रेस। ओके, यस, ठीक है, दे केम इन इंडियन एक्सप्रेस। और उसमें क्या था, दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट, ये जो आर्टिकल 46 है उसी को प्रमोट करने के लिए दे सेड कि एससी एसटी बिजनेसमैन दे कैन ऑप्ट फॉर एनी वन मेजर बिजनेस एक्सपेंसेस 15 लाख तक का। यू नो व्हाट हैपेंड, मेजोरिटी ऑफ द पीपल बोट बोलेरो एंड स्कॉर्पियो चलाने के लिए। ओके, एंड देन दे सेड कि इसका पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये भी एक वीकनेस है। ओके, ऑल्दो देर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज, देर आर अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, लेकिन उसके चक्कर में बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हो रहा है। ओके, एक्सचेकर के फंड का, बिकॉज अभी क्या प्रॉब्लम है, वो जो स्कीम चला था फॉर द एस सी एस टी बिजनेसमैन, उसमें क्या था, दे टोल्ड द एस सी एस टी बिजनेसमैन दैट यू कैन मेक वन मेजर बिजनेस परचेज। तो किसी ने भी कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदा, नो बडी bought any equipment, anything, or did any kind of investment. All of them, they opted for personal cars, Bolero, Scorpio, some bought, okay, some bought pickup trucks as well, लेकिन यूज नहीं था। एंड देन व्हाट दे डिड वाज उसको बेच दिया ओपन मार्केट में। 15 लाख की स्कॉर्पियो खरीद के उसको 10 लाख में ओपन मार्केट में बेच दिया। ओके, आर्टिकल 46 ये हो गया अपना। आर्टिकल 47, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो बिहार में, गुजरात में आपको पता है देयर इज अ प्रोहिबिशन। तो ये एक तरीके से उसको फुलफिल कर रहा है। इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, इसका आंसर आपको पता है, एम्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स वगैरह, एम्स का एस्टैब्लिशमेंट एक्सेट्रा। ओके, आर्टिकल 48, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, हेलो, काव्स एंड अदर मिल्च। ये बहुत अच्छा वो है, ट्विटर के लिए आप लोगों के लिए आर्सेनल दे दिया मैंने। ठीक है, इसको खूब यूज करना। अच्छा, इसको बेट कैसे कर, हाउ टू बेट पीपल हु से दैट स्लॉटर ऑफ काउज इज, yes, slaughter of cows, we should be able to eat beef in India. So just ask them, do you believe in the constitution and the ideals of Baba Sahab? If they will say yes, I believe, okay, read article 48 and don't talk to me again. मैं यही करता हूँ। okay, that is something that I do anyways। ठीक है, so that is like, वो नहीं होता, yes, कि ये slam dunk, okay, don't talk to me again। directive principles based on liberal intellectual principles। article 44, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर अ सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बात चल रही है। ओके, क्वेश्चन भी आ चुका है जीएस 2 में। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। आरटी वगैरह में अगर आप देखोगे, ऑलराइट, ये सारी चीजें हैं उसमें। उसके बाद प्राइमरी केयर में बहुत सारे ये होते हैं इसमें। इसमें व्हाट सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, दैट 5 साल के बच्चों तक में जो मोर्टेलिटी होती है, ओके, इन्फेंट मोर्टालिटी वगैरह, उसको उसको कंट्रोल करना। अर्ली चाइल्डहुड केयर इज दैट ओनली, दैट न्यूट्रिशन वगैरह
ऑप्टिमम बना रहे, है ना। Article 48 to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific line. Okay, this is also one of the important features. तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? ICAR, okay, Agriculture Research Institutions, all right, IARI, ये सारे इन सबको पूसा वगैरह में, ओके, पूसा वगैरह में इन सबको एस्टैब्लिश किया है। स्टेट वगैरह में भी बहुत सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं विच एक्चुअली हेल्प फार्मर्स, ऑलराइट, which help farmers in their in adopting modern scientific agriculture practices. Article 48A, again 48A क्या है? It is a, all right, yes, दो चीजें हैं आर्टिकल 48 में, दो चीजें, एक है कैटल स्लॉटर पे बैन और दूसरा है एग्रीकल्चर। आर्टिकल 48A, इसका मतलब है ये बाद में डाला गया, ए लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ओके, तो इसके लिए क्या बनाया गया है? WPA एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और क्या बनाया गया इसके लिए बताओ? बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और क्या बनाया गया है? डिफरेंट अमेंडमेंट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA, हमने जस्ट पढ़ा है 2 दिन पहले 2006, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, गुड, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वी विल बी डूइंग द इन्वायरमेंट पार्ट, ओके। इन्वायरमेंट का लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और इन्वायरमेंट ट्राई करेंगे कि खत्म कर ले पहले ही। आर्टिकल 49, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, इसके लिए क्या बनाया गया है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को भी मैंडेट दिया गया है दैट आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ओके। जियोग्राफी होगी, डोंट वरी अबाउट जियोग्राफी, जियोग्राफी विल आल्सो बी डन बट इन ड्यू टाइम, ओके, इन ड्यू टाइम, एवरीथिंग विल बी डन इन ड्यू टाइम। आर्टिकल 50, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी हुआ है, ओके, ये जुडिशरी ने खुद ही कर लिया है, अगर आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में भी इसको डाल दिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ओके। Article 51, it declares that to establish international peace and security, the state shall endeavor to maintain just and honorable relations with nation. तो नेहरू की क्या है? ये पंचशील पॉलिसी जो चाइना के साथ थी, although we got stabbed in the back, लेकिन ये एक तरीके से आर्टिकल 51 के ऊपर बेस थी। देन फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज है, जैसे UN क्लॉज, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, ओके, और क्या क्या है, पेरिस अग्रीमेंट, जो जो वर्ल्ड के फेवर में है, जितनी भी साइंटिफिक ट्रीटीज हैं, उसका इंडिया पार्ट है। और ये क्यों है? बिकॉज आर्टिकल 51 एक तरीके से DPSP डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, तो इसमें हमने क्या किया है? नेहरू नून अग्रीमेंट, अगर आपको याद होगा, ओके, इंडस वाटर ट्रीटी। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने लड़ाई नहीं की पाकिस्तान को जाके, हमने बम नहीं मारे, हमने क्या किया कि ठीक है, बैठ के वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ के हमने ये किया। यस, क्रिमिनल कोर्ट में रोम स्टैट्यूट के हम मेंबर नहीं, इतना याद रखना। हम ICJ के मेंबर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC के मेंबर नहीं है, ICC के मेंबर नहीं है, ओके। यस, नेहरू लियाकत पैक्ट वगैरह भी आप देख लो, जो हमने वो दिया था, अ, अगर आपको याद होगा, बेरूबारी यूनियन वाला केस, तो उसमें भी क्या था? हमने अग्रीमेंट के थ्रू किया, लड़ाई नहीं की हमने, ओके। ऑल्दो पर्सनली अग्री नहीं करता मैं, बट इट इज व्हाट इट इज। अमेंडमेंट्स हुए भी थे DPSP में, लेटेस्ट सी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई कमेटी बैठी थी, कोई बता सकता है नाम कमेटी का? जस्ट मैंने अभी मेंशन किया था 10-15 मिनट पहले, स्वरण सिंह कमेटी, वेरी गुड। स्वरण सिंह कमेटी बैठी थी, तो बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उसमें स्वरण सिंह कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट्स बताए थे सर्टेन, और उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताए थे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो कैसे बने थे? 51A, ओके, 51A। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ था? आर्टिकल 39A, विच वॉज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ओके। इसके लिए क्या बना? नालसा, याद है? नालसा एंड SLSA, सालसा, ओके, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल, डालसा करके, ऐसे बहुत सारी है, DLSA, ठीक है, नालसा, सालसा, डालसा, ऐसे 3 चीजें। तो आर्टिकल 39A में क्या है? नालसा है क्या? बेसिकली फ्री लीगल एड टू द पुअर। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक लीगल सेल बैठेगा, ओके, और वो जो लीगल सेल है वो क्या करेगा? फ्री लीगल एड डिस्पेंस करेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो केस लड़ सकते, ओके। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मैं बता दिया, वी आर एक्चुअली गोइंग बैक ऑन दिस।
48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ओके, इसके पीछे एक और रीजन था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1971 में, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही लीडर गई थी, मतलब मेजर लीडर सिर्फ एक प्रेजेंट थी। नाम बता सकते हो उसका? इंदिरा गांधी वॉज दी ओनली लीडर हु वॉज प्रेजेंट इन दैट 1971 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, जहां पर पहली बार बात किया गया था दैट क्लाइमेट चेंज इज समथिंग एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो कोई प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट नहीं गया था एक्सेप्ट इंदिरा गांधी। ओके, सो 1971 वाला जो था, तो एक तरीके से ये मेक सेंस कर रहा था, बिकॉज 1971 के बाद 1972 में हमने WPA एक्ट पास किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके बाद ये इमरजेंसी के समय 48A भी डाल दिया था, बिकॉज आई थिंक इसके थ्रू आप ये कह सकते हो दैट इंदिरा गांधी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दैट वाज वेरी क्लोज टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज। देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था मोरारजी देसाई के समय। तो इट इंसर्टेड सेक्शन 2 to Article 38, which declares that state in particular shall strive to minimize economic inequalities in income and eliminate inequality in status, facilities, and opportunities, not amongst individual, not only amongst individual, but also amongst groups. तो ग्रुप, एक पूरे ग्रुप के को आप क्लब करना, तो SC ST स्कॉलरशिप है क्या? आप रोते हो दैट दिस इज अ मेजर पॉइंट ऑफ ग्रीवांसेस अमंग दी अदर पीपल, अदर कैटेगरी पीपल, दैट यार ये पूरे कास्ट के बेसिस पे क्यों स्कॉलरशिप बांटते हो, पूरे कास्ट के बेसिस पे क्यों रिजर्वेशन होता है? बिकॉज हम क्या करते हैं, ग्रेटर गुड। ओके, इंडिविजुअल राइट से ज्यादा हम ग्रेटर गुड पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इट इज अ रियलिटी दैट SC ST पीपल, it is a reality that other backward class people, okay, they are at a disadvantage position. Okay, ठीक है, एक तरीके से डिसएडवांटेज पोजीशन पे आप ये कह सकते। तो उनके लिए तो आप कैसे करोगे? इकोनॉमिक बेसिस पे करोगे। तो इन अ कंट्री वेयर पीपल फेक देयर कास्ट सर्टिफिकेट, डोंट यू थिंक दैट people can also fake their economic certificate? And it is happening na, EWS में it is happening. People with palatial houses, people with palatial houses with iPhones, they are getting the EWS certificate. What you can do? Okay, what you can do? तो बेसिकली यू एक रहता है, ग्रीवांस है। ओके, दिस इज अ ग्रीवांस। ठीक है, दिस इज अ ग्रीवांस, आप कह सकते हो दैट ओके, व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बट द कास्ट एज अ ग्रुप, अगर आप देखोगे कास्ट एज अ ग्रुप, अगर देखोगे तो वहां पर इट इज द ऑप्टिमम वे इन विच द स्टेट कैन डिस्पेंस सोशल जस्टिस। अब ये सही, कितना सही है कितना गलत है, दैट इज ओपन टू डिबेट, बट दीज आर दी फैक्ट्स। ठीक है, इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमने राइट टू प्रॉपर्टी वैसे कर लिया था बहुत डिटेल में। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। तो क्या था पहले, क्या था 45 में प्रेजेंट था राइट टू एजुकेशन, तो इसका मतलब नॉन जस्टिसिएबल, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट फिर क्या किया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया 21 में। अब यहाँ पर फोर्स कर सकते हो, लीगली फोर्स कर सकते हो, लीगली इन्फोर्स कर सकते हो, कोर्ट्स में जाके कह सकते हो दैट okay, this is my grievance that the state is not giving adequate provision for the elementary education of the young population. उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे हमने कर लिया है, सब बता दिया मैंने आपको, तो इसको गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इससे ज्यादा ही डिटेल में करा दिया। लेकिन फिर दीज आर दी पॉइंट्स फॉर यू। ओके, दीज आर दी पॉइंट्स फॉर यू। किससे रिलेटेड कोर्ट केस था ये सारा? मैंने कॉयर बोर्ड, खादी बोर्ड, KVIC वगैरह मैंने आपको बता दिया when we were discussing the liberal intellectual, the Gandhian and the socialist principles. I don't think we need to double, okay, अपना double effort नहीं करना चाहिए। Now the final part, what is that? Fundamental rights versus DPSP। अनलाइक द फंडामेंटल राइट, स्कोप जो DPSP का है वो लिमिटलेस है। स्कोप जो है DPSP का, दैट इज लिमिटलेस बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, इट्स अ लिमिटिंग एस्पेक्ट। ओके, ये क्या है, लिमिट करता है आपको, स्टेट को लिमिट कर रहा है। ओके, इन्फ्रिंज मत करो। ऑल राइट, और ये क्या है, पॉजिटिव है कि आपको इनकरेज कर रहा है। एक ऐसे समझो, थोड़ा सा यूनिक वे में समझाता हूँ। आपको अगर कोई बोले, आशीर्वाद दे, खूब पढ़ो, रीड एज मच एज यू कैन, तो उसका मतलब है ना कि 12 12 घंटे, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 15 आवर्स, रीड फॉर एज मच एज यू वांट, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड थिंग। रीडिंग इज अ वेरी गुड थिंग। बट okay, if somebody is saying okay, don't do things,
तो these are very specific things. Okay, don't do X, don't do Y, don't do Z. तो these are the limiting things. Okay, ये बदमाशी मत करो. Okay, ये हरकत मत करो. बट खूब पढ़ो. खूब पढ़ो मतलब ये नहीं ना कि 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो. उसी तरीके से डीपीएसपी करो. ओके, डायरेक्टिव है कि करो ये चीज, तो उसका कोई एंड नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का कोई एंड नहीं है. जितना रिजर्व्स बना सकते हो, जितना आप न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जितना आप साइंटिफिक मैनेजमेंट कर सकते हो. ओके, ये एक तरीके से पॉजिटिव कोनोटेशन है. यस, डीपीएसपी कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो and keep in mind while formulating policies and enacting laws. ठीक है, this has been established in the lecture itself. ये एक affirmative directions है, whereas fundamental rights are negative और prohibitive directions. Okay, DPSP non justiciable, not enforceable. Fundamental rights is okay, it's justiciable, it's enforceable, but they go hand in hand. There is a harmony, doctrine of harmonious construction, अगर आपने सुना होगा तो हार्मनी है. neither DPSP nor the fundamental rights is bigger than the other. yes, good, मिनर्वा मिल केस में आपने सुना होगा. DPSP is not subordinate to fundamental right. This is a prelims trap. डीपीएसपी क्या है आपका, सबॉर्डिनेट नहीं है फंडामेंटल राइट से. ये बात आप याद रखना. ठीक है, चंपकम दोराई राजन केस की मैं अगर बात करूं, केसेस रिलेटेड टू दिस थिंग पढ़ लेते हैं. तो in this case the Supreme Court ruled that in case of any conflict between the fundamental rights and the directive principles, the former would prevail. ओके, तो 1951 का केस था चंपकम दोराई राजन. हमने डिस्कस किया था. कहाँ डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? चंपकम दोराई राजन का केस कहाँ पर डिस्कशन हुआ था हमारा? प्रिवेंटिव डिटेंशन में, याद है? we discussed about the Madras government's action on communists, if you guys remember. yes yes, ठीक है. तो इसमें क्या बोला गया था कि कोई भी कंफ्लिक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट, ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी एज सेड इन दी चंपकम दोराई राजन केस 1951. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर. ये सब पढ़ के भी गलत करोगे तो फिर दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, इट डिक्लेयर्ड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव टू कंफर्म टू एंड रन एज सब्सिडियरी. तो यहां पर बोला था, लेकिन ये फाइनल नहीं है. फाइनल क्या है? डीपीएसपी एंड एफआरआर इक्वल. they they operate in a balance, in a harmony. लेकिन चंपकम दोराई राजन which was a very old case in 1951, वहां बोला था the fundamental rights is greater than DPSP. okay, confuse मत होना please. It also held that the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment acts. okay, ये क्या बोला गया था कि fundamental rights जो है it can be amended by parliament. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1950 से 1967 तक the judiciary was more or less complicit. okay, the judiciary was more or less बात मानती थी सरकार की. okay, whatever the government wanted, है ना, वो कर सकती थी. लेकिन 67 स्पेशली गोलकनाथ केस वाज अ टर्निंग पॉइंट. गोलकनाथ केस, और जो गोलकनाथ केस के बाद इंदिरा गांधी जी का जो रेट्रीब्यूशन था इन दी पार्लियामेंट, शी स्टार्टेड 25th अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जो डालने लगी, तो वहां से जुडिशरी का दिमाग घूम गया. ओके, फाइनली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट नो, डीपीएसपी इज नॉट सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स. DPSP and fundamental rights both go hand in hand in a balance and they operate in harmony. okay, ये चीज आपको याद, फाइनल चीज याद रखनी. ओके, स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. अब आ जाते हैं गोलकनाथ केस में, जहां अभी मैंने बताया यहां से इट वाज अ टर्निंग पॉइंट एंड द जुडिशरी स्टार्टेड टू चैलेंज द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. In this case, the Supreme Court declared that fundamental rights could not be amended by the parliament. अगर डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है आपको, अगर डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, फिर भी आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते. ओके, ये शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट जो था 1950 का, उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी. देन केशव नंदा भारती केस आया. ओके, अब एवरीवन नो बेसिक स्ट्रक्चर, सभी ने आंसर लिखा है. तो इसमें क्या था कि जो वर्डिक्ट है, ऑलराइट, उसको ओवर रूल करके बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन व्हेन इट वांट्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, लेकिन it cannot alter its basic structure, and that was the ultimate check and mate, and the government is still coping to this day.
ये जो सदमा लगा था बेसिक स्ट्रक्चर का, उससे उबर ही नहीं पाई है सरकार अभी तक। मिनर्वा मिल्स केस में फाइनल आया कि सुप्रीम कोर्ट reiterated that parliament can amend any part of the constitution but it cannot change the basic structure of the constitution। और यहां पर बोला गया that both FR and DPSP are important, okay, important for the constitution and important for policy making, and both should operate in a harmonious construction, okay, and both जो FR है फंडामेंटल राइट्स है और DPSP जो है, ओके, यस, यस यू आर करेक्ट, मिनर्वा मिल्स में ये भी इंक्लूड हो गया था। तो बोथ जो फंडामेंटल राइट्स है डीपीएसपी है वो एक बैलेंस पे चलता है, ओके, दे बोथ ऑपरेट ऑन अ बैलेंस, नाइदर वन इज इंपॉर्टेंट, नाइदर द लैटर इज इंपॉर्टेंट, नाइदर द फॉर्मर, ओके। ना फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है ना डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज आपको याद रखना। Okay, so this was your ये lecture on DPSP. Any questions that you guys might have? DPSP समझ आ गया आप लोगों को? कुछ भी डाउट है, कोई कोई सा भी डाउट है, नो मैटर हाउ स्टूपिड यू थिंक दैट डाउट इज, ओके, दैट विल बी एंटरटेन इन दिस क्लास। आप बताओ बस, डायरेक्ट मैसेज कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, नो मैटर, आपका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उस डाउट को मैं जरूर आपको क्लियर कर दूंगा। यस वैभव बताओ। सर मैं से ये सब पूछ रहा था कि सर कल को ऐसा एक मैं ऐसा मूवी देख रहा था, डांसेस ऑफ द विद वुल्व्स। उसमें सर ये बताया गया था कि सर जो नेटिव अमेरिकन जो थे उनकी सर क्या हालत है। तो फिर सर से ये सब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर क्या हम सर सेफली कह सकते हैं कि सर इंडिया जो था वो जितनी भी जो कि अदर कंट्रीज से हम उनसे ज्यादा हमसे बाटा हमसे फेयर हुए अपने ओरिजिनल पीपल्स को अपडेट करने के लिए। तो सर ये क्या ये सर सही है बात ये? भाई आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, कैन यू टाइप इट आउट, लाइक मतलब उसको थोड़े कम वर्ड्स में, बिकॉज कुछ मुझे आधा आधी चीज सुनाई दी, आधी चीज आई, यू सॉ अ मूवी ऑन नेटिव अमेरिकन और उसके बाद थोड़ा थोड़ा कट गया। ओके, क्वेश्चन इज इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी हु शैल प्रिवेल। देखो यही है, यहीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है विच वाज रिवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें बोलता है कि कभी भी इस टाइप का वॉर छिड़ेगा एफआर और डीपीएसपी के बीच में, व्हेन दे विल कम फेस टू फेस, द कोर्ट इज गोइंग टू गिव द जजमेंट बाय लुकिंग एट ऑल द पॉसिबल एंगल जहां पर एक बैलेंस बना पाए, ओके, जहां पर एक बैलेंस बना पाए। और कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं पास होगा जहां पर प्राइमेसी दी गई है आइदर फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपी को। तो द कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि वो एग्जामिन करेगी हर एंगल से, एंड इवन द सेंटर हैज टू थिंक कि जो अपना पॉलिसीज बनाए वो एक बैलेंस वे में बनाए, ओके। यस, केस स्पेसिफिक, केस बाय केस बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। If they are non-justiciable, can we say India treated better towards Aboriginal people than other country? यस वी कैन से दैट। देखो हमारा जो एसिमिलेशन था, इंडियंस का जो एसिमिलेशन था, ओके, वो अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेलकमिंग कंट्री, ओके। इसको आप हिंदू एथोस भी बोल सकते हो, यू कैन से दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो व्हेन क्रिश्चियनिटी केम, व्हेन इस्लाम केम, व्हेन जुडाइज्म केम, इवन जूस को, ओके, सो एवरीवन वाज वेलकम। अगर आप देखोगे तो कोची में देयर इज दिस सिनागॉग, ओके, सिनेगॉग है, यस, और एक मॉस्क भी है, चेरामन मॉस्क, ओके, देयर इज अ चेरामन, आई थिंक चेरामन मॉस्क इज देयर, ओके, एंड देन देयर इज अ परदेसी सिनागॉग। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी भी अगर आप देखोगे तो वी वर वेरी ओपन टुवर्ड्स इट, ओके। सो वहां पर देखोगे तो हम अपने जो बाहर से लोग आए उनको भी हमने सेम रिस्पेक्ट दिया, और जो अंदर से अंदर के लोग हैं, ओके, उनको भी हमने सेम रिस्पेक्ट दिया। असिमिलेशन में अगर आप देखोगे, असिमिलेशन अगर देखोगे जनरली क्या होता है, दूसरे कंट्री वाले जाके अटैक करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, फिर अपना सेटल करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आए बहुत हारमोनियस वे में, ऑलराइट, हारमोनियस वे में हमने कर लिया। मूल निवासी बोलते हैं अबोरिजिनल्स को, पीपल कहते हैं मूल निवासी, और हमें बोलते हैं जो जो नॉर्मल है, नॉन ट्राइबल्स हैं, वी आर आर्यन इन्वेडर्स। अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट, ये नहीं है कि सब बोलते हैं, बट दिस इज वन स्कूल ऑफ थॉट, ऑलराइट। अबोरिजिनल पीपल क्या कहा जाता है, बट बहुत ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ लोगे तो हंसी छूट जाएगी आपकी, जो इनका जो आर्ग्यूमेंट है, फॉर द सेम रीजन इट इज अ टेक्स्ट बुक कॉपी ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन आर्ग्यूमेंट। कोई ओरिजिनल कुछ नहीं है, जो जो नॉर्थ अमेरिकन आर्ग्यूमेंट है उसमें बस उन्होंने इंडियन ट्राइब्स लिख दिया है। तो ये कहना कि भाई हम इंडियन ट्राइबल्स वेयर दी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, दैट इज ट्रू, द ट्राइबल्स आर दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, बट उतना ही नॉन ट्राइबल्स भी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ओके।
यस। और इसका क्या कट ऑफ है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट। कट ऑफ क्या है? सभी तो अफ्रीका से माइग्रेट किए है ना, अफ्रीका सब सारे हमारे, वी ऑल शुड गो बैक टू अफ्रीका देन। ये कह सकते हो। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है? कोई डीपीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? डीपीएसपी से रिलेटेड? ओके, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज इट।